नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज ठीक 6:30 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें पोर्टफोलियो की बेहतर प्लानिंग करने में, आपके गोल्स को और बेहतर बनाने में और बताने के लिए कि जो आप प्लानिंग करके चल रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। आप भी आ सकते हैं योर मनी शो में अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। तरीका बेहद आसान है। आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव भी देख सकते हैं आप फेसबुक और ट्विटर पर। साथ ही अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। तो ये रहा तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटवाल हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत करते हैं AMCs के बारे में। आमतौर पे जब हम पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करते हैं, तमाम क्वेश्चंस को लेते हैं, तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स एक सजेशन जरूर देते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, कैटेगरीज में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन एक पहलू ये भी है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ फंड हाउसेस का भी डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मायने हैं इसके, क्या रेलेवेंस है इसकी, इसको समझते हैं पंकज जी से। पंकज जी बताइए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में हम काफी चर्चा करते हैं। AMCs होती क्या है, क्या रोल होता है, और जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो AMCs में डाइवर्सिफिकेशन करना या कौन सा फंड हाउस चुनना है, कौन सी AMC चुननी है, ये कैसे डिसाइड करें? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, हर फंड हाउस की अपनी एक फिलॉसफी होती है, अपना स्टाइल होता है। हालांकि देखिए, सबके पास अलग अलग तरह के फंड्स हैं, और यदि वो वैल्यू फंड है तो वहां पर वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अप्लाई होगी, और यदि वो एक ग्रोथ स्टाइल फंड है तो ग्रोथ स्टाइल वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि अलग फंड हाउसेज हैं, उनकी फिलॉसफी है, फिर फंड मैनेजर्स अलग हैं। जब आप दो अलग अलग फंड हाउसेज के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब अलग अलग फंड मैनेजर्स के स्किल्स वहां पर यूज हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर यदि एक ही कैटेगरी के कई फंड्स हैं तो सभी की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं होती है, और ये इसी पर निर्भर करता है कि फंड्स को कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो इसके लिए जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस मार्केट कैप तो होना ही चाहिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कोई इन्वेस्टर एक ही फंड हाउस के, मान लीजिए उनका बैंक ऑफ अकाउंट एक 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 जो अकाउंट एक बैंक में है, और उसी बैंक में जाके सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स वो ले लेते हैं, तो इससे डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कि अलग अलग कैटेगरी के फंड्स आप अलग अलग फंड हाउसेस से परचेस करें तो बेटर होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे हम ग्रोथ और वैल्यू की बात कर रहे हैं, हालांकि एक ऐसा कहना कि एक फंड हाउस टोटली वैल्यू स्टाइल पर फोकस करेगा या फिर टोटल ग्रोथ पे करेगा, ये तो मुश्किल है। फिर भी आप देखेंगे कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस पर वो फोकस कर रहे होते हैं, उस हिसाब से चल रहे होते हैं कई फंड हाउसेस, या कई फंड हाउसेस जो होते हैं ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। इसी तरह से अगर हम एक बात करें कि बॉटम अप अप्रोच या फिर टॉप डाउन अप्रोच, जो कि इन्वेस्टिंग की अप्रोचेस हैं, कि आप ओवरऑल मैक्रोस पर ध्यान दे रहे हो या फिर फंडामेंटल्स जो हैं एक एक स्टॉक्स के, उस पर आपका ज्यादा ध्यान है, तो ये भी अलग अलग फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से तय करते हैं। हालांकि फिर ये डिपेंड करेगा किस तरह का फंड है। यदि हम एक बात करें एग्जांपल के तौर पर बिजनेस साइकिल फंड, तो यहां पर क्योंकि मैक्रोज और इकोनॉमी पर ध्यान देना जरूरी है, तो एक टॉप डाउन अप्रोच यहां पर फॉलो की जाएगी। लेकिन जहां पर बात आती है कि आपके जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, उनके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हो और ईच एंड एवरी स्टॉक जो है उसके फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया जाए, तो फिर यहां पर बॉटम अप अप्रोच इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके लिए यदि अलग अलग फंड हाउसेस, अलग अलग फंड मैनेजर्स की रणनीति का लाभ आपको मिलेगा तो शायद ये सही डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा, और लॉन्ग टर्म में रिस्क को मैनेज करते हुए बेटर रिटर्न्स अर्न करने में आपकी मदद मिल पाएगी। ओके, तो AMCs की क्या रेलेवेंस होती है, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, सब बातें आपको बारीकी से समझाई हैं पंकज जी ने। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। संजय यादव हमारे साथ हैं अपना सवाल पूछने के लिए। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम, मेरे 5 SIP चल रही है। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। 5 फंड में मेरी SIP चल रही है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 1000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 500, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 500,
एक्सिस स्मॉल कैप में 500 ओके और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में 500। 3000 की मैम मेरी एसआईपी है। क्या ओके। ये डाइवर्सिफाई है एसआईपी ये? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्या ये यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स को जो है इसको मैं स्विच करना चाहता हूँ एसबीआई स्मॉल कैप में या टाटा स्मॉल कैप में, क्या ये करना सही है? ओके, पूछ लेते हैं। तो फिलहाल इनके पास 3000 की एसआईपी है, फंड्स काफी सारे रखे इन्होंने 3000 के लिए। इनफैक्ट जैसे इन्होंने मेंशन किया, इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000 रुपए महीना। बाकी 4 फंड्स में एक्सेस स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन सभी में इन्होंने 500 रुपए डाले हुए हर महीने। तो पहली बात तो इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा? इंडेक्स फंड से निकल के एसबीआई स्मॉल कैप ऐड करना चाहते हैं, प्लस 20 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। बताइए पंकज जी। बिल्कुल, देखिए संजय जी, आपने जो फंड्स अभी रखे हुए पोर्टफोलियो में वो सही हैं और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अब आप कह रहे हैं कि आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड से निकल के स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं, तो ये सही नहीं है। एक तो ऑलरेडी आपके पास में स्मॉल कैप फंड मतलब उसमें आपका एलोकेशन है मल्टी कैप के थ्रू, और दूसरी बात यह है कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप में काफी डिफरेंस है। लंबा नजरिया है आपका हालांकि, लेकिन मैं कहूंगा कि लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में रहे तो ये बेहतर होगा, उससे आप स्विच ना करें। दूसरी बात, जहां तक सवाल है 1 करोड़ रुपए का, यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो ये डिफिकल्ट है, क्योंकि 3000 रुपया महीना आप निवेश कर रहे हैं तो आपके लगभग 28 लाख रुपए बन सकते हैं 20 साल में। लेकिन समय बहुत लंबा है और आप समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 10,000 या थोड़े से ज्यादा कि आपको एसआईपी करनी होगी, तब जाके आप 20 साल में 1 करोड़ जुटा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, 3000 से 10,000 एक साथ करना शायद मुश्किल हो आपके लिए, लेकिन समय के साथ आप अपने निवेश को बढ़ाते रहिए तो ये पॉसिबल हो जाएगा। और आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है वो, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यदि आप कुछ बढ़ाने की बारे में सोच रहे हैं तो इन दो स्कीम में थोड़ा एसआईपी का जो अमाउंट है उसको बढ़ा लीजिए। कोई नई स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी स्कीम से फिलहाल निकलना है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज। और आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इनमें थोड़ा सा एसआईपी अमाउंट आप बढ़ाइए। बहुत ज्यादा एसआईपी मत रखिए अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 3000 के लिए, लेकिन लोकेशन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। अगला सवाल लेंगे, धर्मराज हमारे साथ मौजूद, इनफैक्ट इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है, असम से, हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। 80 लाख का इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 20 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। जानना चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उससे कितना कॉर्पस पे एक्यूमुलेट कर लेंगे। साथ ही एसबीआई स्मॉल कैप को लेकर ये सलाह जानना चाहते हैं कि ये फंड कैसा है, और 25,000 का एसटीपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं एसबीआई स्मॉल कैप में। दूसरी बात, इनके लमसम पोर्टफोलियो को दिखाएं तो एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन 20 लाख रुपए, एसबीआई लार्ज मिड कैप में 25 लाख डाला हुआ है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप में 25 लाख और एसबीआई कॉन्ट्रा में 10 लाख। बताइए इनके क्वेश्चन पर आपके सजेशंस। देखिए दीपाली जी, पहली बात तो यह है कि अगेन यहाँ पर एक ही फंड हाउस, सारे की सारी स्कीम जो हैं सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ भी काफी स्कीम्स हैं, सभी कैटेगरी की स्कीम्स हैं। और जहां तक सवाल है टारगेट का, क्योंकि 5 साल की बात कर रहे हैं, तो एक तो जो स्कीम्स है 5 साल के हिसाब से सुटेबल नहीं है। हालांकि स्कीम्स अच्छी हैं, एक ही फंड हाउस की हैं, वो अलग बात है। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप 5 साल के नजरिए से अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, जबकि यहाँ पर फ्लेक्सी कैप और इनके पास दूसरी स्कीम्स भी हैं और स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर वैसे भी है, तो वहां पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो एसटीपी की बात कर रहे हैं वो 25,000 रुपया कुल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एसटीपी के थ्रू, या फिर 25,000 रुपये हर इंस्टॉलमेंट में करना चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट है फिलहाल का, उसको यदि देखूं तो ये, क्योंकि कह रहे हैं कि 2 करोड़ 20 लाख कुछ इकट्ठा हो जाए, इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि यदि 12% के हिसाब से बात करते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो करीब 6 साल में पैसा दोगुना हो पाएगा, और यहां पर दोगुने से भी ज्यादा की बात हो रही है। तो थोड़ा सा आपको या तो टाइम को बढ़ाना होगा यहां पर, या फिर अमाउंट और ज्यादा होना चाहिए ये टारगेट अचीव करने के लिए। और एक सलाह यहां पे और रहेगी कि एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड से यदि ये मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच करें तो ये बेहतर रहेगा। और इसी तरह से
SBI स्मॉल कैप फंड से ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच करें। ये सिर्फ इसके लिए क्योंकि एक तो टाइम कम है, दूसरी बात एक ही फंड हाउस की सारी स्कीम्स हैं, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन है यहां पर मिलेगा, तो ये थोड़े से बदलाव की राय मैं दूंगा। और 20 इयर्स में जो 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्या वो अचीव हो पाएगा इस इन्वेस्टमेंट से, या कितना एक्यूमुलेशन नहीं कर पाएंगे? दीपाली, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो अभी का इन्वेस्टमेंट है उसका अगर 2 करोड़ 20 लाख करना है तो उसके करीब करीब इनको 7-8 साल लग जाएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो करीब 1 करोड़ 70 लाख के आसपास इनके पास इकट्ठा हो सकता है। ओके, तो 1.25 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन आप कम से कम कर लेंगे। बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, एक ही फंड हाउस के सारे फंड्स ना रखे, और इसी के बारे में हमने शो की शुरुआत में डिस्कशन भी किया। कैटेगरीज के साथ साथ फंड हाउसेस में भी डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। SBI फ्लेक्सी कैप की जगह आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप ले सकते हैं। SBI स्मॉल कैप की जगह ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। प्रणब कुमार दास कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रणब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। अच्छा, मेरा पास 4 पोर्टफोलियो है ऑलरेडी। इसमें है एक्सिस मिड कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है और मियार एसेट लार्ज कैप फंड है। इन सब मिला के 5,000 रुपये मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है पर मंथ। मैं और 2,000 रुपया करके इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो 2,000 रुपया करके करने से हमें किसमें और इन्वेस्ट करने से ठीक रहेगा मेरा पोर्टफोलियो का हिसाब? पूछ लेते हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर क्या सजेशन रहेगा पंकज जी की ओर से। पंकज जी, जैसे इन्होंने बताया 2,000 की तो एडिशनल SIP करना चाहते हैं ही, इसके अलावा जो ऑलरेडी SIP कर रहे हैं उन फंड्स का नेम इन्होंने अभी मेंशन किया भी आपके सामने। इनफैक्ट इनका पोर्टफोलियो एक बार ले भी आते हैं स्क्रीन पर। सजेशन जो इन्होंने मांगा है वो है मेरा एसेट लार्ज कैप, कोटक मल्टी कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और एक्सिस मिड कैप। इन सही में 1000 से 1500 के SIP कर रहे हैं। 50 लाख का टारगेट है इन 10 ईयर्स। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 3.5 लाख के आसपास है। क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल, देखिए फंड्स अच्छे हैं यहाँ पर और कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि इन्होंने कहा है कि फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करना है तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। और अदरवाइज तो एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं इन्हीं में भी अगर अमाउंट बढ़ाएंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें तो करीब 26 लाख रुपए ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए इनके पास इकट्ठा हो चुका है अभी तक, क्योंकि पहले से SIP चल रही थी, और प्लस अभी जो SIP चल रही है उस हिसाब से करीब 26 लाख रुपए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 साल में जो हम बात कर रहे हैं और 10 साल में यदि इन्हें और जो टारगेट लिया हुआ है तो इसके लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ रुपया इनको इकट्ठा करना है, तो 1 करोड़ के लिए कैलकुलेशन निकल कर आती है, वो आती है कि 12,000 रुपया महीना आप निवेश करें और साथ में 10% से आप इसको स्टेप अप करें, तब जाके आप 1 करोड़ रुपए 50 लाख का टारगेट था, 50 लाख रुपीस, तो तब 50 लाख बन पाएंगे। अदरवाइज तो जैसा अभी आप कर रहे हैं उस हिसाब से 26 लाख रुपए जमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए, तो फंड सिलेक्शंस आपके ठीक हैं, आप इन्वेस्टेड रहिए। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो 3.5 लाख की आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 साल में लगभग आप 26-27 लाख का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे। अगर 50 लाख का करना है तो आपको SIP अमाउंट बढ़ाकर 7,000 की जगह 12,000 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 आप ऑलरेडी कर रहे हैं, 2 आप इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो एक साथ ना बढ़ा सके तो भी धीरे धीरे आप इंक्रीज कीजिए SIP अमाउंट को। 10% सालाना बढ़ाएंगे तो भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। फंड चॉइसेस आपकी अच्छी है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए आप ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इनको ऐड कर सकते हैं। बाकी आपके फंड चॉइसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्टेड रहिए, पोर्टफोलियो अच्छा है, कोई बदलाव की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अनिल ने एक सवाल भेजा है रेवाड़ी हरियाणा से ईमेल के थ्रू। अब इनकी SIP जो है मंथली बेसिस पे वो 25,500 की चल रही है। 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मौजूदा निवेश से कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे। ऑल दो 10 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट ही लेके चल रहे हैं। फंड्स में इनके क्विकली बता दूं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, SBI स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, एक्सिस स्मॉल कैप
क्वांट टैक्स प्लान में 3,000 पर मंथ ही डाल रहे हैं। मोतियाल ओसवाल नेस्डेक में 1,500 रुपए महीना, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 2,000 रुपए महीना, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 3,000 रुपए महीना, मेरे एसेट लार्ज कैप में भी 3,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं। तो ये रहा इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। बताइए इनके फंड चॉइसेस पर क्या सजेशन रहेगा आपका? प्लस 10 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है, क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? बिल्कुल दीपाली जी, देखिए म्यूचुअल फंड में अगेन रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, तो हम कैलकुलेशन करते हैं। यदि हिस्टोरिकली जो हमने देखा है जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है इक्विटी फंड्स की, तो यदि 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 25,500 रुपया महीना जो SIP कर रहे हैं उसमें 10 साल में करीब 57 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। तो 1 करोड़ से ये काफी दूर है, और 1 करोड़ बनाने के लिए 5,000 रुपया तो अभी बढ़ा दें, और उसके बाद 10% से हर साल स्टेप अप करें, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाएं। तो 5,000 अभी बढ़ाना है, और साथ में आपको हर साल 10% से अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना है, तब ये 1 करोड़ रुपया मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है, थोड़े से बदलाव की मैं यहां पर राय दूंगा। SBI स्मॉल कैप फंड जो है उसके बजाय यदि मल्टी कैप फंड ऐड करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप एक्सपोजर ज्यादा है और 10 साल का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से SBI स्मॉल कैप फंड की बजाय वहां से आप स्विच करें और एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, ये शायद सही रहेगा, और बाकी जो फंड्स हैं उनके साथ आप बने रहें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया। फटाफट से मैं जो सलाह आपको दी है पंकज जी ने क्विकली रैप अप कर दूं। 57 लाख के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे मौजूदा SIP से। अगर आपको अपना टारगेट हासिल करना है तो थोड़ा सा SIP अमाउंट आपको बढ़ाना है, सिर्फ 30,000 करना है और आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। एक साथ ना करें तो धीरे धीरे भी इंक्रीज कर सकते हैं। स्मॉल कैप एक्सपोजर ज्यादा है, कम करने की जरूरत है। SBI स्मॉल कैप फंड से इसलिए निकलने की सलाह दी जा रही है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप या फिर आदित्य बिरला मल्टी कैप, इन फंड्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सवाल एक और लेंगे दीपक सिंह ने विजय पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। 24 साल इनकी उम्र है, यंग इन्वेस्टर है, 11,000 की SIP चल रही है। 2 महीने पहले ही इनफैक्ट SIP की शुरुआत की है। 15 ईयर्स में 50 लाख का टारगेट है। कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे इन 15 ईयर्स विद 11,000 पर मंथ SIP प्लस पोर्टफोलियो पर सजेशन चाहते हैं कि कैसे हैं फंड चॉइसेस। क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1,500 रुपए महीना, मेरे एसेट लार्ज कैप में 1,500 रुपए महीना है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में भी 1,500 रुपए महीना ईच है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 1,500 ईच, और आखिर में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 ईच। तो टोटल इनके पास 7 म्यूचुअल फंड्स हैं, 11,000 के SIP है। बताइए। बिल्कुल, देखिए दीपाली जी, हालांकि 11,000 रुपए महीना निवेश करते हैं तो 12% के हिसाब से यदि मैं कैलकुलेट करूं तो करीब 52 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 15 साल में। तो टारगेट है 50 लाख का, वो तो यहां पर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है 12% के हिसाब से। लेकिन इन्वेस्टर्स को एक बात समझनी चाहिए कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका जो वैल्यू होती है पैसे की वो कम हो जाती है। तो यहां पर यदि मैं 6% का इन्फ्लेशन लेकर चलूं, क्योंकि बात 15 साल की हो रही है, तो 15 साल के बाद 50 लाख की जो वैल्यू है वो आज के लगभग 21 लाख के आसपास होगी। इस बात को नजर में रखते हुए मेरी सलाह ये होगी कि आप जितना और बढ़ा सकें वो जरूर बढ़ाएं, बट अगर कैलकुलेशन की बात है तो 11,000 रुपए के हिसाब से 50 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 15 सालों में। स्कीम्स का जहां तक सवाल है, थोड़ा सा आपको अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि एक मिड कैप फंड है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन 2 फंड्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को और बढ़ा सकते हैं। यदि आप कभी भी अभी या फ्यूचर में कुछ और इन्वेस्टमेंट करने की बात सोच रहे हो या अमाउंट बढ़ाने की बात सोच रहे हो, तो इन 2 स्कीम्स में आप अमाउंट बढ़ाएं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है। 52 लाख का कॉर्पस आप कर लेंगे एक्यूमुलेट 15 साल में। आप 50 लाख की बात करें उससे ज्यादा ही एक्यूमुलेट कर लेंगे। और पोर्टफोलियो की जो चॉइसेस आपने पिक की हैं वो सही हैं, लेकिन कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये वो फंड्स है जहां पर आप एलोकेशन और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है, लेकिन एक सजेशन जो आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से हमारे एक्सपर्ट्स हर व्यूअर को देते हैं वो यही कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें। आज की जो 52 लाख की कीमत है वो अब से 15 साल बाद उसकी कीमत 21 लाख रुपए होगी। तो उस हिसाब से अपने गोल को डिफाइन करें। ये दीपक के लिए नहीं, बाकी व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी सजेशन है। चलिए, अब बात करते हैं टॉप 4 फंड्स की। पंकज जी ने कौन से 4 फंड्स निकाले हैं नए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो बताइए आपकी टॉप पिक्स। तो ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड,
एक अपनी कैटेगरी का बेहतरीन फंड है। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, इस फंड को आप शामिल करें पोर्टफोलियो में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो ये 4 फंड्स के साथ लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका होना चाहिए, तो ये बेहतरीन फंड साबित हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, आदित्य बिरला मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, ये फंड चॉइसेस आपको सजेस्ट की गई हैं पंकज जी के द्वारा। इन फंड्स को नोट कर लीजिए और नया पोर्टफोलियो इन चॉइसेस के साथ लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।